आज हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, चैप्टर नंबर 8, फोर्स एंड प्रेशर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उसमें जो पहला फोर्स आएगा वो है कॉन्टैक्ट फोर्स और उसमें सब टाइप इज मस्कुलर फोर्स। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object. The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? The force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये होता है जब बॉडी उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो या बॉडी जब उस चीज को टच करे और फोर्स अप्लाई हो तो उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमको किताब उठाना है या पानी की बकेट जो कुएं से खींच के निकालनी है, किताब उठाने के लिए क्या हम बिना किताब को टच किए उठा सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमको बॉडी को उस ऑब्जेक्ट यानी बुक को टच करना ही पड़ेगा। तो हम इसमें डायरेक्ट टच किया है ऑब्जेक्ट को, वेयर एज हमको एक बकेट कुएं में से निकालनी है पानी से भर के, तो हम बकेट को डायरेक्टली टच कर रहे हैं क्या? नहीं, हमने वहां बकेट को टच किया है विद द हेल्प ऑफ ए रोप, एक रस्सी की मदद से। तो उन फोर्सेस में, जिन भी फोर्सेस में ऑब्जेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच किया जाता है, उस टाइप के फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अब किताब उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? अपनी मसल्स का फोर्स यूज करना पड़ा। इसके अलावा बकेट से पानी निकालने के लिए भी हमको रोप को कैसे खींचना पड़ा? बाय द यूज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स ने फोर्स अप्लाई किया उससे। तो जो फोर्स बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी की वजह से प्रोड्यूस होता है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys, and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use the muscular force. अब हम इस मस्कुलर फोर्स को कई एनिमल्स की वजह से भी, कई एनिमल्स के मस्कुलर फोर्स को यूज करके भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे एक कार्ट, बुल्लक कार्ट को कैरी करना, हॉर्स कार्ट, डोंकी का कोई कार्ट है, कैमल्स, कई सामान को इधर से उधर उठा के लेके जाते हैं, तो वो सामान उठाने में वो अपने मसल्स का फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें बुल्लक कार्ट है, जहाँ पे मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज्ड टू कैरी आउट मैनी डिफरेंट टास्क। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. ना मस्कुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे मस्कुलर फोर्स की वजह से मूव होता है या कोई भी हम एक्टिविटी मस्कुलर फोर्स की मदद से कैरी करते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला टाइप, दैट इज मस्कुलर फोर्स। नाउ सेकंड चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। पहली बात तो फ्रिक्शन को समझना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन जो होता है वो हमारी डे टू डे लाइफ में नोइंगली अननोइंगली हमारे साथ अटैच्ड है। जैसे हमने बोर्ड पे लिखा चौक से, तो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सपोज कि वहां पे जो बोर्ड है वो हमारी जैसे चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं, उस मटेरियल से बोर्ड बना रहे, एकदम स्मूथ रहे, तो क्या हम उस पे चौक से लिख पाएंगे? हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो हमारा बोर्ड बना हुआ रहता है उसके अंदर थोड़ी इरेगुलरिटीज होती है
जिसकी वजह से हम बोर्ड पे लिख पाते हैं। अब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। जो हम जूते और चप्पल लेते हैं तो जूते और चप्पल के नीचे ग्रूव्स, एक डिजाइन बनी रहती है। सपोज उन जूते और चप्पलों को नीचे से एकदम फ्लैट, एकदम स्मूथ कर दिया जाए तो क्या हम चल पाएंगे? हम चल भी पाएंगे पर हम फिसल जाएंगे। जब पुरानी चप्पल हो जाती है तो ये ग्रूव्स हट जाते हैं और हम फिसल सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से कई और चीजें हैं जो फ्रिक्शन की मदद से समझाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन कैसे काम करता है। A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experiences? अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं फ्रिक्शन के। एक बॉल को अगर हमने जमीन पे फेंक दिया तो थोड़ी देर बाद चलते चलते वो रुक जाएगा। क्या वो हमेशा ही चलता रहेगा? क्या नहीं चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जमीन एक टाइप का फ्रिक्शन दैट मीन्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन की डेफिनेशन होती है द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है। तो बॉल के मोशन को वो स्लो डाउन कर देता है और थोड़ी देर में बॉल रुक जाता है। वेयरएज हम अगर बाइसाइकिल चला रहे हैं और पैडल करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाएगी साइकिल और रुक जाएगी। अब कार या स्कूटर लिया हमने जिसका इंजन ऑफ कर दिया तो क्या वो पूरी देर इसके बाद भी चलती रहेगी? नहीं, वो भी रुक जाएगी। एक बोट है जिसको हम रो कर रहे हैं तो वो चल रही है, लेकिन अगर रो करना रुक दिया तो बोट रुक जाएगी। इन सब के एग्जाम्पल्स जो हैं, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। In all these situations, no force appears to be acting on the object, yet their speed gradually decreases, and they came to rest after some time. What causes a change in their state of motion? Could some force be acting on them? The force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples is the force of friction. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. अभी यहाँ पे हमने कई चीजें, कई सिचुएशंस पढ़ी, लेकिन इसमें हर एक चीज पहले स्लो हो रही है फिर वो रुक जा रही है। लेकिन क्या हमको ऐसा कोई चीज दिखाई दे रहा है जो उनकी स्पीड को रिड्यूस कर रहा है? नहीं, हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स पे एक टाइप का फोर्स एक्ट करता है जो उनके मोशन को रोकता है। एंड दैट force responsible for changing the state of motion of object, or the force responsible for decreasing their motion, their speed, and taking it to the rest is the force of friction. ये जो force of friction है ये दो surfaces पे है, एक बॉल पे और दूसरा ग्राउंड पे। वो दोनों एक दूसरे पे एक्ट करते हैं और चलता हुआ बॉल रुक जाता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर और बोट भी बोट को रोक देता है। The force of friction always acts on all the moving objects, and its direction is always opposite to the direction of motion. तो यहाँ से क्लियर होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। द फोर्स which is the force, its direction is always opposite to the direction of motion. एक ऐसा फोर्स जो सभी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है और वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऐसे फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है? व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? दैट अराइज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के आपस में कांटेक्ट होने की वजह से।
It is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने के लिए, अप्लाई होने के लिए दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है. तो हमने कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जांपल्स पढ़े, एक मस्कुलर फोर्स और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द अनदर टाइप ऑफ द फोर्स जो हम पढ़ेंगे दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स. अगर कांटेक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट का और जो दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कांटेक्ट या टच होना ज़रूरी है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स उसी के अपोजिट होता है. उसमें दो ऑब्जेक्ट्स भले ही आपस में टच ना करें पर वो मूव हो सकते हैं. उसमें हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें एक मैग्नेट के नीचे पेंसिल्स रखी हैं और दूसरा मैग्नेट उसको खींच रहा है. थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि वो जो पेंसिल्स हैं वो आगे मूव हो गई है. यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दो मैग्नेट्स के बीच में हो सकता है. अगर जो मैग्नेट्स हैं वहाँ पे देखो एक ब्लू है एक रेड है, तो मैग्नेट्स जो है अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. और वहाँ देखो नेक्स्ट इसमें दो दिए हैं मैग्नेट्स जिनका कलर सेम है, दैट मीन्स उनके सेम पोल्स हैं. एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ. अगर साउथ और साउथ एक साइड आ जाए तो उसको लाइक पोल्स बोलेंगे. वैसे ही नॉर्थ और नॉर्थ भी एक बाजू आ जाएंगे तो उनको भी लाइक पोल्स बोलेंगे. और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी लाइक पोल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं. और अगर नॉर्थ और नॉर्थ सामने आ जाते हैं दैट मीन्स दीज आर अपोजिट पोल्स एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. You have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. ना यहाँ पे दो मैग्नेट को क्या आपस में कांटेक्ट में एक दूसरे को टच करने की ज़रूरत है फोर्स एक्सर्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं. द लाइक पोल्स जो है जो दो लाइक पोल्स मैग्नेट के दैट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. एंड फॉर एक्टिंग दिस पुल और पुश या फॉर एक्टिंग दिस फोर्स वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स when the force act on two objects without being in contact with each other. So another example of non-contact force is electrostatic force. Another type of non-contact force is electrostatic force. इस टाइप में भी फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच नहीं करते, पर इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमको ये एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी. एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है, उसको दो इक्वल पीसेस में काटना है. उनको जैसे यहाँ टेबल में दिखाया गया है सस्पेंड करना, वैसे उसको हवा में टेबल में सस्पेंड करना है, लटकाना है विथ अ थ्रेड. फिर अब क्या करना है, स्ट्रॉ जो है जो हमारे हाथ में है उसके फ्री एंड को शीट ऑफ पेपर से रब करना है. फिर रब्ड एंड सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास लेके आना है. लेकिन जैसे ही रब्ड एंड को हम सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास लेके आते हैं तो ये जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है या सस्पेंडेड एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो गए हैं. तो यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी के नीचे देख लीजिए. द स्ट्रॉ रब्ड विद द पेपर अट्रैक्ट्स द अनदर स्ट्रॉ. एक स्ट्रॉ को जिसको हमने पेपर से रब किया है, पेपर से घसा है हमने उसको, वो दूसरी स्ट्रॉ की तरफ आई है. बट
repels it if it has also been rubbed with a sheet of paper. अब एक को हमने रब किया है तो हमारी तरफ अट्रैक्ट हुई है, क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए. पर सपोज दोनों स्ट्रॉ को हमने पेपर से रब किया रहता तो दोनों में सेम चार्जेस डेवलप होते, तो ये दोनों स्ट्रॉ अट्रैक्ट होने की बजाय रिपेल होती, एक दूसरे से दूर जाती. A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of a charged body. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force, therefore, is another example of non-contact force. ना यहाँ पे हमने देखा कि एक टाइप का फोर्स डेवलप होता है एक चार्ज बॉडी में और दूसरे अनचार्ज्ड या दूसरी भी चार्ज बॉडी में. इस टाइप का जो फोर्स है उसमें बिल्कुल भी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. अभी ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने तो इसके बारे में बहुत पढ़ा है. हमने इसकी एक्टिविटीज़, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती है. सभी बच्चों ने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट बैठे थे पेड़ के नीचे, एप्पल नीचे गिर गया और उन्होंने वहाँ से एक लॉ निकाला, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वेंट हुआ. इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. अ क्वाइन और अ पेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड. लेकिन अगर यही क्वाइन या पेन जो है अगर स्पेस में लेके जाया जाए और वहां गिरे तो क्या वो नीचे गिरेगा? वो वहां नहीं गिरेगा. नाउ लीव्स एंड फ्रूट्स, ये भी जमीन पे गिर जाते हैं अगर हमारे हाथ से छूट गए तो, या प्लांट से डिटैच हुए, प्लांट से टूट के गिरे तो. ये सब क्यों होता है? When coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? Why is this force? Objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in rivers flows downwards due to the force of gravity. Now, gravity is not a property of the earth alone. Every object in the universe, जो भी ऑब्जेक्ट इस पूरी यूनिवर्स पे एक्ट करता है, छोटा या बड़ा, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन every other object, and this is known as gravitational force. तो यहाँ पे gravitational force की भी definition important है, that every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object with a force, and this force is called gravitational force. और यहाँ पे force of gravity भी बहुत important है. अब इसको पहले एक बार समझ लेते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ गिरा, उस पे क्यों गिरा? क्या बिना किसी फोर्स के कोई भी चीज होना पॉसिबल है? नहीं है. तो हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, वो जमीन की तरफ गिरा, दैट मीन्स उस पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है और उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिर्फ ग्रेविटी भी बोलते हैं. ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को जमीन में नीचे की तरफ खींचता है. अब हम भी जो जमीन पे चिपके हुए हैं वो भी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी. भले ही हम अवेयर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर भी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक्ट करता है. ऊपर हमारे घर में टंकी में से पानी आता है,
उसके लिए जैसे ही हम टैप को खोलते हैं पानी आने लगता है। लेकिन अगर हमको पानी को टंकी से, जमीन से टंकी में ऊपर 2 फ्लोर ऊपर बनी हुई टंकी में पहुंचाना है, तो क्या वो अपने आप जाएगा? वो अपने आप नहीं जाएगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो चीज़ों को डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ खींचती हैं। तो जैसे ही हमने वाटर को, टैप को खोला, पानी नीचे आने लगा, वैसे ही रिवर नीचे की तरफ मूव होती है। तो यहाँ पे हमने सभी टाइप ऑफ फोर्सेस कवर किए। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें हमने मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स देखा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें हमने 3 टाइप के फोर्सेस देखे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज प्रेशर।